एवरीवन, हम तान्या रस्तोगी। कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड कॉस्ट शीट में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मटेरियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मटेरियल चैप्टर में प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बताया था, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मटेरियल चैप्टर में दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। इसमें हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस करने हैं एंड ईओक्यू के क्वेश्चंस करने हैं। एंड द सेकंड वन इज प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स, और आज हम इस वीडियो में प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स ही पढ़ेंगे। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट मेथड से क्वेश्चंस करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज लीफो मेथड, सेकंड इज FIFO मेथड एंड द थर्ड वन इज वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन इन सबको करने से पहले हम इम्पॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स कर लेते हैं। अब जैसे ही कभी भी हम किसी सप्लायर से सामान खरीदते हैं तो हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे? हमारे स्टोर रूम में या स्टोरेज हाउस में। जब भी हम मटेरियल लेके आते हैं उसके लिए हम पहले स्टोर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या होता है? बिन से पहले देखते हैं बिन का क्या मतलब है। बिन इज़ अ कंटेनर इन विच द मटेरियल इज स्टोर्ड और केप्ट। बिन क्या है? एक कंटेनर है या कोई भी एक प्लेस है जहाँ पे हम मटेरियल को रख रहे हैं। बिन कार्ड क्या है? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ऐसे रैक्स बनी होती है हमारे स्टोर रूम में या स्टोर हाउस में, और आपको दिख रहा होगा एक स्क्वायर सा बना हुआ है। इसमें हम एक डॉक्यूमेंट रखते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि कितना सामान आया या कितना सामान गया। बिन कार्ड क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द storekeeper which records receipts, issues and closing balances of material items in stores. बिन कार्ड क्या है? एक रिकॉर्ड है जो स्टोर कीपर बनाता है कि जब भी सामान आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट, या फिर जब भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान देंगे उसे क्या बोलेंगे? हम इशू, और जो भी सामान रह गया वो क्या? हमारा क्लोजिंग बैलेंस, उसको हम बिन कार्ड में लिखते हैं। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि जो हमारे बिन कार्ड है इसका फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले XYZ कंपनी लिमिटेड बिन कार्ड लिखा होगा ऊपर, बिन नंबर की किस रैक में रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके का मटेरियल है, उसका कोड नंबर, स्टोर्स लेजर फोलियो, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। हम यहाँ पे अमाउंट कहीं भी नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ रेफरेंस नंबर, क्वांटिटी, ये सब लिख रहे हैं यहाँ पे। देन हम नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर क्या होता है? इट इज़ द रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। हमारा बिन कार्ड किसने बनाया था? स्टोर कीपर ने बनाया था, लेकिन जो हमारा स्टोर्स लेजर है वो किसने बनाया है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। देन नेक्स्ट इज इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द बिन कार्ड बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द मटीरियल अलॉन्ग विद द क्वान्टिटी एंड द रेट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बिन कार्ड है उसमें हम कहीं भी अमाउंट मेंशन नहीं करें, सिर्फ हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, बट हम कहीं भी अमाउंट मेंशन नहीं कर रहे। बट स्टोर्स लेजर में हम सब कुछ लिखते हैं, हम क्वांटिटी भी लिख रहे हैं, हम रेट भी लिख रहे हैं और उसकी मनी वैल्यू भी लिख रहे हैं। इट इज़ मेंटेन्ड आफ्टर अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, अनलाइक बिन कार्ड इन विच एंट्रीज आर पोस्टेड बिफोर अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। बिन कार्ड में हम पहले एंट्रीज करते हैं ट्रांजैक्शन करने से पहले, बट स्टोर्स लेजर में जब हम ट्रांजैक्शन कर चुके होते हैं उसके बाद एंट्रीज करते हैं। नाउ स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट क्या है? सेम वैसे ही बिन कार्ड की तरह होता है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हम अमाउंट भी लिख रहे हैं। मटीरियल कोड, बिन नंबर की किस बिन में रखा था, मटीरियल डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होगी, मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, एंड ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है। देन हम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यूज में भी लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एंड बैलेंस में भी लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। देन आर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है कि जब भी हम वेंडर से सामान लेके आते हैं तो उसको हम अपने स्टोर करके रखते हैं स्टोर रूम में या स्टोरेज हाउस में, बट हम वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करें, तो उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री सिस्टम। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, किस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए डिफरेंट इन्वेंट्री सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम and the second one is perpetual inventory system. In periodic inventory system क्या होता है? Under this system closing stock is ascertained at the end of the accounting period through physical verification. हम रोज रोज या हर बार ये वेरीफाई नहीं करते कि हमारे पास कितना स्टॉक है,
हम क्या करते हैं, साल के एंड में एक बारी फिजिकली 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके अपना स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करेंगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि कितना हमने मटेरियल यूज कर लिया है। नाउ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल का मतलब ही क्या होता है, बार बार। So under this system, recording of the material is done on a continuous basis as in when the material is received or issued by the store department. This helps to ascertain the closing stock any time required by the cost department. इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, जैसे ही सामान आया हमने रिकॉर्ड कर लिया, जैसे ही सामान हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करा हमने रिकॉर्ड करा, और इससे हमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाता है। तो जब भी आपको हमारा बैलेंस चेक करना है हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा। इट इज डन बाय मेंटेनिंग बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हम कैसे मेंटेन करते हैं, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर बना के, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी वर्किंग है, हमारा सामान आता कैसे है, हमारा सामान जाता कैसे है, ये सब जो हमारा प्रोसीजर है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम किसी वेंडर से, किसी सप्लायर से सामान खरीदते हैं, और उसको जब हम लेके आएंगे तो कहाँ रखेंगे, स्टोर रूम में या स्टोरेज हाउस में। वहाँ पे ऐसे बहुत सारी रैक्स बनी होती हैं, हम अपने मटेरियल को स्टोर करते हैं। सो मटेरियल इज रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड एंटर्ड इनटू द रिकॉर्ड्स एज रिसिप्ट। कि जब भी हम सामान लेके आते हैं अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से, उसे हम अपने स्टोर रूम या स्टोर हाउस में स्टोर करते हैं, और उसी को हम जब अपने रिकॉर्ड्स में एंटर करते हैं तो उसे हम लिखते हैं रिसिप्ट्स। देन अब हम क्या करेंगे, अपने स्टोर हाउस से अब सामान को हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ तो करेंगे, अपने पास तो नहीं रखे रहेंगे। तो जब भी हम सामान को स्टोर हाउस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इशू बोलते हैं। सो मटेरियल इज इशूड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड रिकॉर्डेड एज इशू। कि अब हमारा मटेरियल स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और उसको हम अपने जो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, स्टोर्स लेजर और बिन कार्ड, उसमें हम क्या लिखेंगे, इशू लिखेंगे। देन अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, कि हमारा जो मटेरियल है उसका क्या प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल हमने 1 फरवरी को 200 यूनिट्स परचेज करे एट द रेट ऑफ 20, फिर 5 फेब को परचेज करे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, 7 फेब को हमने परचेज करे 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15। अब 10 फेब को हमने इशू करे 100 यूनिट्स, बट मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं किस प्राइस पे इशू करूं। हमने अभी पीछे देखा भी था कि जब हम मटेरियल ख़रीद के लाते हैं तो उसे स्टोर हाउस में रखते हैं या स्टोर रूम में रखते हैं, और उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। तो और जब हम अपने स्टोर हाउस से जब मटेरियल को इशू करते हैं प्रोडक्शन हाउस में, तो उसे हम इशू रिकॉर्ड करते हैं। सो अब मेरे पास मटेरियल अलग अलग डेट्स पे 200 यूनिट्स मैंने 20 रुपीज़ का ख़रीदा, 100 यूनिट्स मैंने 25 का ख़रीदा, सेम ही मटेरियल है, सब सेम तरीके का मटेरियल है। लेकिन जब मैं इसको 100 यूनिट्स को इशू करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 20 रुपये लूँ, 25 रुपये लूँ या 15 रुपये लूँ। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड्स, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ परचेज रिक्विजिशन नोट। ये क्या होता है कि मैंने जैसे अभी आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था कि जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करते हैं तो उससे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, स्टोर्स रूम में या फिर स्टोर कीपर को एक नोट इशू करता है कि मेरे को इतना मटेरियल चाहिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिक्विजिशन नोट बोलते हैं। It is a document which is sent by the production department to the stores department whenever they are in need of some material for the manufacturing process। कि जब भी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए होता है तो वो पहले एक रिक्विजिशन नोट भेजता है, और उसी के बेसिस पे जो हमारा स्टोर रूम है या स्टोर कीपर है वो उन्हें मटेरियल इशू करते हैं। So it includes the material description, quantity, item number and management signatures for the approval। इसमें क्या क्या होता है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होता है कि किस तरीके का मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस नंबर का चाहिए, और मैनेजमेंट के सिग्नेचर। मटेरियल रिक्विजिशन नोट या परचेज रिक्विजिशन नोट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी का। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल का फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे विच इज़ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक क्लासरूम दिख रहा होगा। मान लीजिए ये टीचर्स क्लासरूम में पहले एंटर करे, सो फर्स्ट इज़ द गर्ल, देन बॉय एंड देन अनदर बॉय।
ये 3 बच्चे पहले एंटर करें तो इसी ऑर्डर में ये लोग बाहर निकलेंगे। अब पहले ये लड़की बाहर निकली है, देन दी अदर बॉय एंड दी अदर बॉय। तो यही क्या है, फीफो मेथड है कि जो पहले क्लासरूम में गया है वो ही पहले बाहर जाएगा। तो ऐसे ही हम मटेरियल्स को इशू करते हैं कि जो स्टोर रूम में पहले गया है वो ही स्टोर रूम से पहले बाहर इशू होएगा। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, लीफो मेथड का क्या मतलब है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लासरूम बना हुआ है। अब इस ऑर्डर में ये बच्चे अंदर आए क्लासरूम में, लेकिन इस ऑर्डर में बाहर नहीं जाएंगे। जो लास्ट में बच्चा अंदर आया है वो पहले जाएगा। फीफो मेथड में क्या था कि जो पहले आया है वो ही पहले जाएगा, बट लीफो मेथड में क्या है, जो लास्ट में अंदर आया है वो पहले जाएगा। सो अब अगेन लास्ट में हमें दिख रहा है एक गर्ल है, तो अब क्लासरूम से बाहर जाने के लिए भी सबसे पहले कौन जाएगा, वो गर्ल जाएगी। ऐसे ही हमारा मटेरियल इशू होता है कि जब लास्ट में मटेरियल स्टोर रूम में आया है वो सबसे पहले इशू होगा। सो अब हम फीफो मेथड का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 इज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट यूजिंग फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो ही पहले जाएगा। अब फर्स्ट में को ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 500 यूनिट्स एट 20 रुपीज़ ईच। देन फोर्थ में को हमने और परचेज कर लिया 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 21। सिक्स में को हमने इशू करा 600 यूनिट्स, हमें प्राइस पता नहीं तो हम फीफो मेथड यूज़ करेंगे। देन एट्थ में को हमने और मटेरियल परचेज करा 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 24। देन टेंथ में को हमने इशू करा 500 यूनिट्स, स्टिल हमें प्राइस नहीं पता। 13th में को हमने इशू करा 300 यूनिट्स, फिर से प्राइस निकालना पड़ेगा। 24th में को परचेज करे 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 एंड 28th में को हमने इशू करे 400 यूनिट्स। तो अब हमें इशू के जो प्राइसेस हैं वो निकालने पड़ेंगे। किस मेथड को यूज़ करेंगे, हम फीफो मेथड को यूज़ करेंगे। फीफो मेथड क्या है, जो सबसे पहले आया है वो ही पहले बाहर जाएगा। बाहर कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इशू होगा। सो अब स्टोर्स लेजर बनाएंगे हम। स्टोर्स लेजर हमने अभी पढ़ा भी था। इसमें हम 3 कॉलम्स बनाते हैं और डेट का बनाएंगे सबसे पहले, देन रिसिप्ट्स का कॉलम, इशू का कॉलम एंड बैलेंस का कॉलम। रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस को भी हम फर्दर 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट, देन इशू में भी हम क्वांटिटी रेट अमाउंट लेंगे एंड बैलेंस में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट लेंगे। सो अब हमने फर्स्ट मे को हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था 500 यूनिट्स, तो हमने बैलेंस में लिख लिया क्वांटिटी कितनी थी 500 यूनिट्स, रेट हमारा था 20 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट क्या हो गया 500 इंटू 20 10,000। देन फोर्थ मे को हमने परचेज करा था। जब भी हम परचेज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट्स लिखते हैं, हमने वो डायग्राम में पढ़ा था। सो हमने 400 यूनिट्स परचेज करे 21 के रेट के हिसाब से, तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 8400। अब बैलेंस में देखते हैं, बैलेंस में हमारे पास 500 यूनिट्स तो पहले से थे जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। देन हमने 400 यूनिट्स और ख़रीद लिए, तो अब हमारा जो टोटल बैलेंस है वो कितना हो गया 500 प्लस 400, और 21 के हिसाब से हमने 400 के यूनिट्स खरीदे थे, तो हमारा टोटल अमाउंट क्या हो गया 10,000 प्लस 8400। बैलेंस में हमने जो हमारे पास पहले था और जो हमने और ले लिया है दोनों को ही हमें लिखना है। देन 6 मई को हमने इशू करा। इशू का मतलब क्या है, हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान भेजा है। हमारे पास अब देखो टोटल कितना बैलेंस था 900 यूनिट्स का, और हमने भेजा कितना है 500 यूनिट्स, और 100 यूनिट्स, हमें 600 यूनिट्स सेंड करने हैं, इशू करने हैं। तो 600 यूनिट्स कैसे सेंड करेंगे, हमारा मेथड कौन सा है, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा अमाउंट था 500 का था, पहले हमारे पास कौन से यूनिट थे 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 ले लिया हमने। अब 600 चाहिए, लेकिन हमने तो अभी 100 तो यूनिट बचते हैं, तो हमारे पास ये बैलेंस तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब कितना बचा 421 के रेट से, हमें चाहिए कितने 100, तो 400 में से हमने 100 लिख लिया, 21 के रेट से 2100 हो गया। अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 500 तो ख़त्म हो गए सारे, 400 में से 100 भी चले गए, तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया 300, और रेट क्या हो गया 21, टोटल अमाउंट कितना हो गया 6300। नेक्स्ट है हमारा 8 मई को हमने 800 यूनिट्स परचेज करे एट द रेट ऑफ 24, अमाउंट हो गया हमारा 19,200। अब बैलेंस में देखो हमारे पास 300 यूनिट्स ऊपर के पहले से बचे हुए थे,
तो वो हमने डायरेक्टली लिख दिए। 300 पहले से थे ये वाले यूनिट्स, और 800 यूनिट्स हमने और ख़रीद लिए 24 के रेट से, 19,200 हो गया। तो अब ये जो दोनों हमारे अमाउंट्स है ये हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गया। 300 पहले से थे और 800 हमने और ख़रीद लिए। देन 10th मई को हमने 500 यूनिट्स इशू करे हैं। अब 500 यूनिट्स हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हमारे पास हम कौन सा मेथड यूज़ करें, फीफो मेथड। फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हमें बैलेंस में चेक करेंगे हमारे पास पहले कितना अमाउंट है। 300 यूनिट्स हमारे पास पहले से है, टोटल हमें कितने यूनिट्स चाहिए, 500। तो 300 मैंने यहाँ पे लिख दिए। देन 300 एट द रेट ऑफ 21 लिख लिया। अब मेरे को यूनिट्स कितने चाहिए, 500। तो 300 में से तो हो नहीं पाएगा, तो 200 यूनिट और चाहिए। अब 300 वाले तो सारे ख़त्म। अब मेरे पास 800 यूनिट्स और हैं, तो उसमें से मैं 200 और ले लूँगी एट द रेट ऑफ 24। अब मेरे पास बैलेंस कितना रह गया, 800 में से 200 चले गए, तो मेरा बैलेंस रह गया 600। देन 13th मई को 300 यूनिट्स हमने फिर से इशू करे हैं। तो अब 600 में से 300 चले गए। 13th मई को हमने 300 यूनिट्स फिर से इशू करे हैं, तो 600 में से 300 चले गए, तो हमारे पास अब कितना यूनिट्स रह गए, बैलेंसिंग फिगर 300। देन 24th मई को हमने 500 यूनिट्स परचेज करे एट द रेट ऑफ 25। अब हमारा बैलेंस कितना हो गया, 300 पहले से था, 500 और आ गए, तो टोटल बैलेंस हो गया हमारा 800 यूनिट्स। देन 28th मई को हमने 400 यूनिट्स इशू करे हैं। अब 400 किस मेथड से करेंगे, फीफो मेथड से। तो 300 पहले ले लिए, जो हमारे पास 300 थे उनको हमने पहले लिया। अब हमें कितने चाहिए, 400। तो हम 500 का, हमारा 300 तो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, 500। 500 में से 100 ले लेंगे, तो हमारा बैलेंस कितना बच गया, 400। और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफो मेथड पे। सेम क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे लीफो मेथड को लेके। लीफो मेथड क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारा सामान लास्ट में आया है उसको हम पहले इशू करेंगे। सो फर्स्ट मई को ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट्स, 4th मई को हमने परचेज करा 400 यूनिट्स, 6th मई को हमने इशू करा 600 यूनिट्स, 8th मई को हमने फिर से परचेज करे 800 यूनिट्स, 10th मई को हमने इशू करे 500 यूनिट्स, 13th मई को हमने इशू करे 300 यूनिट्स, 24th मई को हमने परचेज करे 500 यूनिट्स, 28th मई को इशू करे 400 यूनिट्स। परचेजेस को हम लिखते हैं रिसिप्ट्स में और इशू को हम लिखते हैं इशू के कॉलम में। अगेन हम स्टोर्स लेजर बनाएंगे लीफो मेथड के बेसिस पे। 4 कॉलम बनाएंगे, डेट, रिसिप्ट्स, इशू एंड बैलेंस। देन रिसिप्ट्स, इशू और बैलेंस में फर्दर 3 कॉलम्स बनाएंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट का। अब फर्स्ट मई को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10,000 हो गया। देन 4th मई को हमने 400 और ख़रीद लिए, तो हमारे पास अब बैलेंस कितना हो गया, 500 तो पहले का था, 400 हमने और ख़रीद लिए, 900 हमारा टोटल बैलेंस हो गया। देन 6th मई को हमने 600 यूनिट्स इशू करे हैं। तो हमारा मेथड कौन सा है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हमारे पास लास्ट में कौन से यूनिट्स आए थे, 400, तो इनको हमने पहले लिखा। देन हमारे पास अब हमें कितने इशू करने, 600, कितने बच गए, 200। तो अब ये तो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब कितने यूनिट्स रह गए, 500। तो अब ये जो 200 यूनिट है मैं कहाँ से लूँगी, 500 में से। 500 में से 200 चले गए, बैलेंस कितना रह गया, 300 यूनिट। देन 8th मई को हमने फिर से परचेज करा है 800 यूनिट्स। अब 300 यूनिट्स तो मेरे पास क्या थे, बैलेंस बचा हुआ था पहले का, और 800 हमने और ख़रीद लिए, तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो गया, 800 प्लस 300। देन 10th मई को हमने 500 यूनिट्स इशू करे हैं। अब 500 यूनिट्स इशू कैसे करे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट कितने आए थे हमारे पास, लास्ट हमारे पास आए थे 800 यूनिट्स। लास्ट कितने बचे थे, 800 यूनिट्स, तो उसमें से मैंने कितने ले लिए, 500। कितने रह गए, अब ये 300 तो बचे हुए हैं, तो 300 मैंने पहले के कॉपी कर दिए, और 300 मेरे पास अभी
800 में से 500 चले गए तो 300 बचे हैं, तो वो मैंने यहाँ लिख दिए। यहाँ पे सॉरी 24 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा। देन 13th मई को हमने 300 यूनिट्स इशू करे। 13 मई को हमने 300 यूनिट्स इशू करे हैं, तो 300 अब मैं कहाँ से लूँगी, 24 जो हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड है, तो 300 यहाँ से लूँगी। अब ये 300 क्या हो गए, ख़त्म हो गए, तो मेरे पास बैलेंस बच गया 300 इंटू 20 6000 का। यहाँ पे भी 6000 आएगा। देन 24th मई को हमने 500 यूनिट्स और परचेज कर लिए। 300 मेरे पास पहले से थे, 500 मैंने और ले लिए। देन 28th मई को 400 यूनिट्स इशू करे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 500 में से 400 यूनिट्स चले गए, कितने बचे, 100 यूनिट्स ये हो गए, और 300 पहले के बचे थे तो वो भी लिख दिए। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 400 यूनिट्स, 300 यूनिट्स 20 के रेट से और 100 यूनिट्स 25 के रेट से। नेक्स्ट टॉपिक इज वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज मेथड का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वेट देते हैं। वेट का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंस देना। अब एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे हम मीन निकालते थे पहले, मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो हम अब ऐसे ही वेटेड एवरेज प्राइस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन द स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन दैट स्टॉक, कि जितना भी स्टॉक है उसकी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। अब हमें ना ही लीफो लेना है ना ही फीफो लेना है, हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्राइस से अपना प्राइस निकालना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जुलाई 1 को हमने परचेज करे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। जुलाई 3 को हमने फिर से परचेज करे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15। जुलाई 5 को हमने इशू करे 50 यूनिट्स। अब हमें इसका प्राइस निकालना है कि किस प्राइस पे हम इशू करें, और अब मेथड कौन सा ले रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड। सो वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 100 यूनिट्स इंटू 20, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारे पास और कितने यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स इंटू 15, इसको ऐड करेंगे दोनों को, और हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, 100 प्लस 100 200। सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 200, और इससे हमारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि क्या हो जाएगा, 17.5 रुपीज़। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल आइटम। अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे, तो पहला है 2 मार्च को हमने रिसीव करा 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2। 10 मार्च को हमने फिर से रिसीव करे 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.4। 15 मार्च को इशू करे 250 यूनिट्स। 18 मार्च को रिसीव करे 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.6 एंड 20 मार्च को हमने फिर से इशू करे 200 यूनिट्स। अब हमें इशू जो हमने यूनिट्स करे हैं उनका प्राइस निकालना है, और कौन सा मेथड यूज़ करना है, वेटेड एवरेज मेथड। सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम कॉलम्स बनाते हुए आ रहे हैं स्टोर्स लेजर के। सो 2 मार्च को हमने 200 यूनिट्स क्या करें हैं, रिसीव करें, तो रिसिप्ट के कॉलम में लिखे 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 400। तो हमारा बैलेंस कितना हो गया, क्वांटिटी में 2 आ गया, रेट हमारा हमें दिया हुआ है 2, अमाउंट हो गया 400। नेक्स्ट हमने लिया 10 मार्च को 300 यूनिट्स और मंगवाए एट द रेट ऑफ 2.4। अब हम लीफो और फीफो में तो क्या करते थे कि जो हमारा प्राइस है उसी को लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो लिखा है 2.4, यहाँ पे लिखा है 2.24, तो ये कैसे आया, हमने क्या करा कि हमारे पास जो क्वांटिटी थी पहले उसको ऐड करा, तो यहाँ पे 200 हमारे पास पहले से था और 300 और आ गए, तो टोटल कितना हो गया 500, और अमाउंट कितना हो गया, पहले 400 रुपये हमारे पास पहले से थे और ये 720 हमने और ले लिए, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1120। अब जब हम 1120 को 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो बैलेंस या जो हमारा जो प्राइस आ जाएगा वो क्या है 2.24। अब हम आगे जब इशू करेंगे तो इसी रेट से इशू करेंगे।
देन 15 मार्च को हमने इशू करे हैं 250 यूनिट्स। अब कौन सा रेट लेंगे इशू करने के लिए? 2.24। अब हम अपना बैलेंस कैसे लिखेंगे? टू 250 यूनिट्स हमने इशू करे, कितने में से? 500 में से। तो 500 में से 250 गए तो कितने बचे? 250 बच गए। रेट कितना था? 2.24। अब 1120 में से इस अमाउंट को माइनस करना है, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? 560। देन 18 मार्च को हमने 250 यूनिट्स और खरीदे एट द रेट ऑफ 2.6, 650 हो गया हमारा अमाउंट। अब फिर से कैसे लिखना है हमें? टू 250 में से हमने क्या करा? 250 यूनिट्स हमारे पास पहले से बचे थे, 250 और खरीद लिया। टोटल कितना हो गया? 500। 560 पहले का अमाउंट था, 650 और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 1210। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2.42 अमाउंट आ जाएगा। देन 20 मार्च को हमने फिर से इशू करे हैं 200 यूनिट्स। अब रेट कौन सा लेंगे हम? जो हमने पहले निकाला था 2.42। अब इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। देन हमारा बैलेंस कितना रह गया? 500 में से 200 चले गए, 300 बच गए। 1210 में से इसको माइनस कर दिया तो 726 बचा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.42 हमारा प्राइस आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और स्टोरेज ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कॉस्ट अकाउंटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं tanya.rastogi20@gmail.com या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।